प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग को लेकर विमर्श। थिम्पू के चांगली मथाम स्टेडियम में कालचक्र अभिषेक समारोह में लिया हिस्सा, स्वदेश रवाना। घाटशिला में मतदान के बाद सभी दलों के जीत के अपने अपने दावे, ईवीएम वज्रगृहों में सील। बिहार के एग्जिट पोल में सत्ता शीर्ष पर तेजस्वी की नो एंट्री। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने पतरातू में पर्यटन विहार का किया निरीक्षण। राज्य कैबिनेट, रिम्स गवर्निंग बॉडी और बैंकर समिति की होगी बैठक, अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। और राज्य में ठंड ने धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की ठिठुरन। लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में शीतलहर। रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो चुके हैं। इससे पहले श्री मोदी ने भूटान नरेश से आज मुलाकात की। इस दौरान सहयोग को लेकर विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने के लिए भूटान नरेश के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी में सहयोग पर विशेष रूप से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने थिम्पू के चांगली मथाम स्टेडियम में कालचक्र अभिषेक समारोह में भी हिस्सा लिया। मुलाकात की ये तस्वीरें बहुत ख़ास अपने आप में ये प्रस्तुत करती हैं किस प्रकार के भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं, कहीं ना कहीं इस दौरे के ज़रिए ये संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए नज़र आने वाले हैं। तो भूटान के चौथे नरेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे नरेश से मुलाकात की है। ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सिंगे वांगचुक के साथ ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और भूटान साझेदारी को और गहरा करने और क्षेत्रीय और वैश्विक समान रुचि के जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करने का एक अवसर प्रदान करती है। तो हम जानते हैं कि भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं वो बहुत प्रगाढ़ है, बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए या फिर राजनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, हर तरह से भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं वो बेहद ख़ास संबंध हैं। घाटशिला उपचुनाव में कल 74.63% वोटिंग हुई। विधानसभा क्षेत्र में वोटरों ने खूब उत्साह दिखाया और सभी बूथ गुलजार रहे। महिलाओं और युवाओं ने भी लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित की। इधर मतदान संपन्न होने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील कर दिए गए हैं। 14 नवंबर को मतगणना होगी, जिस दौरान 13 उम्मीदवारों की जय पराजय का पता चल सकेगा। इधर सभी दल उपचुनाव में जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि घाटशिला उपचुनाव का परिणाम चौंकाने वाला होगा। रांची में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस बार एनडीए गठबंधन की और बीजेपी की जीत लगा है। इधर झामुमो ने बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रत्याशी विनोद पांडे ने कहा है कि भाजपा का यह दावा उनकी हताशा और निराशा का परिणाम है। श्री पांडे ने कहा कि घाटशिला की जनता ने विकास और विश्वास पर वोट दिया है। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने पतरातू स्थित पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पर्यटन विहार एवं अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। श्री कुमार ने कहा कि पतरातू में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में पतरातू को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य निरंतर प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दोपहर बाद 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में होनी है। कैबिनेट बैठक में विकास और जन सरोकार से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। आज रांची में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की भी बैठक बुलाई गई है। प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आयोजित इस बैठक के दौरान बैंकों की पिछले 3 महीनों की उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना पर विमर्श होगा। रांची में आज रिम्स गवर्निंग बॉडी की भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न एजेंडों पर चर्चा होने की संभावना है। पिछले 3 माह में रिम्स शासी परिषद की यह तीसरी बैठक होगी। रांची में ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में 15 नवंबर को झारखंड राज्य रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर भव्य रूप से तैयारियां की जा रही हैं। मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के कई मंत्री समेत आमजन इस महोत्सव के साक्षी होंगे। तैयारियों का जायजा लिया सहयोगी प्रणय प्रबोध ने। 15 नवंबर का दिन झारखंड और झारखंड वासियों के लिए काफ़ी खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। इसके अलावे जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है और 15 नवंबर 2000 को मतलब करीब 25 साल पहले झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था और अब वक्त आ चला है कि इसका रजत जयंती समारोह मनाया जाना है। और इस रजत जयंती समारोह को लेकर मोराबादी मैदान में भव्य तैयारियां की जा रही हैं और ये जो मोराबादी मैदान आप देख रहे हैं ये काफ़ी ऐतिहासिक हो जाता है इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं झारखंड की विकास यात्रा जुड़ी हुई है। और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं 15 नवंबर यानी कि झारखंड राज्य की स्थापना दिवस को लेकर भव्य तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं। कला, संस्कृति या फिर ये कहें कि यहाँ के जो ग्रामीण जीवन के परिदृश्य हैं उसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए भव्य रूप से तैयारियां की जा रही हैं और करीब सैकड़ों की संख्या में कारीगर यहाँ पे लगे हुए हैं कि किस तरह से इस राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह को भव्य रूप प्रदान किया जाए। उस दिन यानी कि 15 नवंबर को भव्य कार्यक्रम होंगे। खास करके मोराबादी मैदान में राजकीय समारोह का भी आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता और मंत्री शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावे झांकियों की भी तैयारी हो रही है और ये झांकियां निकाली जाएंगी जिसमें झारखंड की कला, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज और ग्रामीण जीवन को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावे भगवान बिरसा मुंडा की भी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जाएगी और यहाँ के संस्कृति और कला को दर्शाने के लिए भव्य मंदिरों के प्रतिरूप का भी निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कला के रूप में सोहराई कला, कोहबर कला या फिर जादू पटिया पेंटिंग, इसकी भी समृद्धशाली और गौरवशाली कला आपको देखने के लिए मिलेगी, झलक देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावे देर शाम की अगर बात करें तो यहाँ पे लेजर शो और ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाना है। सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध, डीडी न्यूज, रांची। झारखंड पृथक राज्य गठन के बाद से अब तक प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। गुमला में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ने जनजातीय बच्चों के सपनों को उड़ान दी है। राज्य इस वर्ष अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन 25 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय गुमला जैसे जिलों में जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा माध्यम बना है। जिले के बसिया प्रखंड क्षेत्र के तेतरा गांव में संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में गुमला के अलावा अन्य जिलों के 389 जनजातीय बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एकलव्य विद्यालय जो है वो जनजातीय बच्चों के लिए एक वरदान है। हमने देखा है कि इस विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधा, निशुल्क एडमिशन है, निशुल्क आवासीय व्यवस्था है, निशुल्क ड्रेस, किताब, सारी व्यवस्थाएं निशुल्क है। मैं एकलव्य विद्यालय बसिया यहाँ पढ़ने आया हूँ। चूँकि हमारे बस्तियाँ गांव परिवारों में इतनी गरीब है, जो सरकार के इस बेहतरीन उद्देश्य
विशेषकर एसटी छात्रों के लिए खोले गए एकलव्य विद्यालय है, जिसमें मैं आके पढ़ता हूँ। विद्यार्थियों ने बताया कि इस विद्यालय ने उनके सपनों को उड़ान दी है। आर्थिक तंगी की वजह से उनके लिए निजी स्कूलों में पढ़ना संभव नहीं था। ऐसे में एकलव्य विद्यालय ने उनके लिए शिक्षा का द्वार खोला है। स्कूल के प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह ने भी बताया कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में सभी विषयों के शिक्षक हैं और मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में प्रत्येक वर्ष विद्यालय का रिजल्ट 100% रहता है। सरकार द्वारा हमारे एसटी बच्चों के लिए एक ही बहुत अच्छा विद्यालय खोला गया है, जिसमें मैं साइंस का स्टूडेंट अभी हूँ और मैं अभी मैथ्स लेके साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। यह सब और यहाँ रह के मैं अपने जो मेरा सपना है वह पूरा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ का रिजल्ट अच्छा है, सराहनीय है। चाहे पहला बैच हो या फिर वर्तमान का, हम लोग 100% प्रथम श्रेणी का परिणाम दे रहे हैं। हमारे विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं। गुमला के जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों का भी मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र में देखिए या आप इसका स्पोर्ट्स में देखिए, एजुकेशन में देखिए, मैंने दंग रह जाइएगा इन लोगों का परफॉर्मेंस देख के। आप अब आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। अभी आंकड़ा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हर साल मैं जब भी इन लोगों का कोई कार्यक्रम सामने से आता है, मैं अपने आप में आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि दबे कुचले परिवार के बच्चों को इतना मेन स्ट्रीम से भी अच्छा परफॉर्मेंस देना, ये शायद एकलव्य का सबसे बड़ा उपलब्धि है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुमला जैसे जनजातीय बाहुल्य जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया है, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। गुमला से नरेश की रिपोर्ट। बिहार में भी कल दूसरे और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो गया, जिसमें रिकॉर्ड वोटिंग हुई। मतदान के बाद टीवी चैनलों और समाचार माध्यमों के एग्जिट पोल में सत्ता शीर्ष पर तेजस्वी की नो एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स में बिहार की 243 विधानसभा सीटों से तकरीबन 156 से लेकर 170 सीटों पर एनडीए की जीत और महागठबंधन को 68 से लेकर 80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल की माने तो जन स्वराज और अन्य पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों का दिल जीतने में बुरी तरह से नाकाम रही हैं। बढ़त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जनस्वराज को 0 से 5 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें दिखाई गई हैं। वहीं अगर हम मैट्रीज आईएनएस एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के खाते में उन्होंने 147 से 167 सीटें दी हैं। महागठबंधन को 70 से 90 और जनस्वराज को 0 से 2 और अन्य को 2 से 3 सीटें दी हैं। डीवी रिसर्च न्यूज नेशन ने एनडीए को 137 से 152 सीटें दिखाई हैं। वहीं महागठबंधन को 83 से 98 सीटें और जनस्वराज को 2 से 4 और अन्य को 4 से 8 सीटें दी हैं। चाणक्य एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पीपल्स इनसाइट्स एग्जिट पोल ने एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102 और जनस्वराज को 02 से अन्य को 2 से 3 सीटें दी हैं। जेवीसी पोल्स एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 80 से 103, जनस्वराज को 0 से 1 और अन्य को 3 से 6 सीट दिखाई है। पी मार्को एग्जिट पोल ने एनडीए को 143 से 162, महागठबंधन को 82 से 98, जनस्वराज को 1 से 4 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें दी हैं। तो कुल मिलाकर तमाम इन एग्जिट पोल्स ने यहां पर साफ तौर पर एनडीए को बढ़त दी है। और बिल्कुल जया, अगर ये जो नतीजे जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, अगर ये असल नतीजों में तब्दील होते हैं तो मौजूदा जो सरकार है उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत हम कह सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पहल पर आयोजित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान सर्वे में झारखंड को टॉप अचीवर राज्य का सम्मान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से राज्य के उद्योग सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारियों ने यह सम्मान ग्रहण किया।
राज्य को यह सम्मान बिजनेस एंट्री, कंस्ट्रक्शन परमिट, लेबर रेगुलेशन और सर्विस सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री मरांडी ने जनजातीय गौरव दिवस को भव्य तरीके से मनाने के संबंध में जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के समग्र विकास को लेकर सतत प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री ने धरती आबा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की जो पहल की है, वह जनजातीय समाज को मान और सम्मान की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली धमाकों के पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, जबकि स्थायी रूप से अक्षम हुए लोगों को 5 लाख रुपए, वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इधर विभिन्न एजेंसियां जांच में जुटी हैं। कदम उठाया गया लगता है, क्योंकि दरअसल 9 और 10 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी की गई थी और लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक, साथ ही साथ डेटोनेटर, टाइमर और बम बनाने का दूसरा सामान वहां से पकड़ा गया था और जब्त किया गया था। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि ये धमाका सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए की गई छापेमारी से घबराहट और निराशा के कारण हुआ था। बिल्कुल, बम अधूरा था और पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए इसका असर कम हुआ। क्योंकि धमाके से कोई गड्ढा नहीं हुआ और कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल नहीं मिले। संदिग्ध मॉड्यूल पर पूरे भारत में ऑल्टरनेस और कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई के कारण एक बड़ा हमला टल गया। उधर उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को भी हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। उनके बोत्सवाना पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ, साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट में कल कई मामलों की सुनवाई हुई। बाघों के संरक्षण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया। इधर हाईकोर्ट ने रांची जिले में ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। धनबाद के स्टेशन रोड स्थित रेलवे ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सांसद ढुल्लू महतो और धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा समेत अन्य लोगों ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी मेला का आयोजन हमारे धनबाद में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लगाया गया है, ताकि छोटे छोटे उद्यमी को लोन मिले और वो अपने जगहों पर प्रोडक्शन करें और यहीं पे सप्लाई करें जीएम पोर्टल के तहत। ओके, तो जहाँ पर रैपिड ग्रोथ होनी है वो होनी है एमएसएमई के थ्रू। तो इसीलिए सरकार जो है इस एरिया पे बड़ी कॉन्सेंट्रेट करेगी, क्योंकि इसमें डबल एज काम है कि ग्रोथ भी है, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बिल्ट इन है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम जो है, एक तो
इसके बारे में जानकारी फैलाएंगे और लोगों को थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, इस तरह के सेटअप बनाने के लिए, जो कि देश के डेवलपमेंट में, अपने डेवलपमेंट में मदद करेंगे। रांची के रानी सती दादी मंदिर में 4 दिवसीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में कल न्यू टाउन हॉल में खनिज संपदाओं के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को रोकने के उद्देश्य से जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध खनन तथा उससे हो रहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं की समीक्षा की। उन्होंने कोयले के परिवहन में प्रयोग किए जा रहे वाहनों में लगे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन राज्य सरकार के पोर्टल से करने का निर्देश दिया। जीएम को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में 5 से 10 एकड़ ज़मीन ओबी डंप, एबंडन माइन आइडेंटिफाई करें, जहां हम लोग प्लांटेशन, पॉन्ड क्रिएशन, बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके कुछ काम कर सकें। वो जिला के डीएफटी मद से होगा या बीसीसीएल के सीएसआर मद से होगा या उनके अपने माइनिंग क्लोजर प्लान का पार्ट होगा। विभिन्न स्रोतों से उसको करेंगे, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक क्षेत्र में एक दो करके ऐसे प्लांटेशन ब्लॉक्स, छोटे छोटे पार्क्स बना सकें, ताकि एयर पॉल्यूशन भी कम हो और खदानों को लेकर जो कॉम्पनसेटरी काम करना है माइनिंग क्लोजर प्लान के तहत, वो भी कार्य साथ साथ हो सके। झारखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। केंद्र सरकार की मदद से बिजली के उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, यहाँ की बिजली से जम्मू कश्मीर के घरों में रोशनी होने लगी है। रामगढ़ का पतरातू स्थित PVUNL प्लांट बिजली उत्पादन में महती भूमिका निभा रहा है। रामगढ़ के पतरातू स्थित PVUNL प्लांट से अगले वर्ष तक 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन 5 नवंबर से शुरू हो चुका है। NTPC को पावर प्लांट बनाने में महारत हासिल है, जिसके बूते यहां काफी तेज गति से काम संभव हो रहा है। प्लांट के CEO अशोक कुमार सहगल ने कहा कि झारखंड बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, यहाँ की बिजली से जम्मू कश्मीर के घरों में भी रोशनी होने लगी है। इन तीनों पिलर्स के रूप में ये झारखंड स्टेट में ये जो यूनिट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़े रूम में अपने आप फुटप्रिंट्स को पैदा रखेगा इसमें से, और प्लांट को रिलायबल और अवेलेबल पावर देने के लिए PVUNL कमिटेड है और इससे पूरा स्टेट को फायदा होगा और अगले आने वाले 2 यूनिट्स को रेडी करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। इधर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने अलग अलग समय में पतरातू में PVUNL प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान प्लांट के CEO अशोक कुमार सहगल ने उन्हें प्लांट की कार्य क्षमता और भविष्य की कार्य योजना से अवगत कराया। श्री सिन्हा ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि झारखंड के कोयले से जहां देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं, वहीं यहां की बिजली से जम्मू कश्मीर के घर भी रोशन हो रहे हैं। गहराइयों से मैं NTPC और NTPC के टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी परियोजना को यहां ज़मीन पे उतारा है और 800 मेगावाट का जो पहला यूनिट है, इसको कमर्शियल प्रोडक्शन में ये लोग ले आए हैं। बहुत जल्द ही दूसरा भी यूनिट मुझे लगता है तैयार हो जाएगा, वो भी कमर्शियल प्रोडक्शन उसका चालू हो जाएगा, उसके भी 800 मेगावाट का प्रोडक्शन होगा और फिर तीसरा यूनिट भी जल्द से जल्द मुझे लगता है 26 की वर्ष में वो भी तैयार हो जाएगा। इधर एक पत्रकार वार्ता के दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भरोसा जताया कि PVUNL प्लांट से झारखंड में बिजली की कमी दूर होगी और सस्ते दरों में उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति हो सकेगी। ये जो पावर यहाँ पर बनेगा उसका 85% पावर इस राज्य को, झारखंड राज्य को मिलेगा और केवल 15% पावर जो है देश को के अन्य हिस्सों को दिया जाएगा। तो एक बड़ा मात्रा में पावर मिलेगा इसको, दूसरा पावर का प्राइस भी काफी कंट्रोल्ड होने की संभावना है। झारखंड को प्रकृति ने खूब नवाजा है।
कोयले का यहाँ बड़ा भंडार है, जिससे उत्पादित ऊर्जा राज्य ही नहीं देश के विकास के पहिए को भी तेज गति से घुमाने की शक्ति रखता है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। इधर गिरिडीह के लोगों को जल्द ही जैव विविधता पार्क की सौगात मिलने जा रही है। गिरिडीह डुमरी पथ पर बराकर नदी के किनारे 10 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है। गिरिडीह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। जिले में 90 हेक्टेयर में जैव विविधता पार्क का निर्माण तेजी से जारी है। गिरिडीह के डीएफओ मनीष तिवारी ने कहा कि जल्द ही पार्क आम लोगों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा, जहां कई प्रजातियों के पेड़ पौधे और फूल यहां देखने को मिलेंगे। इस साल करीब करीब हम लोग 3000 हेक्टेयर का प्लांटेशन का लक्ष्य रखे हैं, जो कि यहाँ के हरियाली में काफ़ी वृद्धि करेगा, फॉरेस्ट कवर को काफ़ी बढ़ाएगा। इसी तरह से पानी के स्ट्रक्चर्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, ताकि इन जगहों पर जो पूरे गिरिडीह में जो पानी की जो किल्लत है उसको हम लोग दूर कर सकें। इस पार्क में बच्चों के खेलने से लेकर आम आदमी के लिए ओपन जिम, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इस पार्क में नवग्रह वन और नक्षत्र वन झारखंड के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। आम लोगों के लिए यह पार्क मार्च 2026 में खोल दिया जाएगा। पर्यटन की बात है, पर्यटन में भी जो पिछले कपल ऑफ ईयर्स में काफ़ी अमूलचूल कार्य हो रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको जल्द ही देखने मिलेगा। सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो बराकर नदी के किनारे रुजवली का जो जैन टेम्पल है, वहीं पे अगर आप देखेंगे तो एक बायोडाइवर्सिटी पार्क रूप में आ रहा है। और वहाँ पर यहाँ पर नक्षत्र वन, नवग्रह वन, रोज़ गार्डन, बैम्बू सीटम, ये सभी चीज़ें वहाँ पे लोगों को देखने मिलेंगी। इस पार्क में दुर्लभ खनिजों का भी प्रदर्शन होगा। डीएफओ ने कहा कि इस पार्क में घूमने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की भी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ जू बनाने का काम भी पाइपलाइन में है। तो वहाँ पे एक जू जो है अपना रूप ले रहा है, वहाँ पे वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है और उसका कार्य जल्द ही चालू होगा। बायोडाइवर्सिटी पार्क का तो हम लोग 2026 के मार्च में उसका उद्घाटन के लिए डेट है, एंड हम लोग बहुत फास्ट तेज स्तर पे वहाँ पे कार्य चल रही है। राज्य के पर्यटन मंत्री और स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार जिले को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। राज्य अपने स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। ऐसे में पर्यटन विकास पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब मौसम। राज्य में तेजी से पारा नीचे की ओर लुढ़क रहा है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है। आगामी 17 नवंबर तक सवेरे कुहासे के हालात रह सकते हैं, जबकि मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। 13 नवंबर तक राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग को लेकर विमर्श। थिम्पू के चांगली मथाम स्टेडियम में कालचक्र अभिषेक समारोह में लिया हिस्सा, स्वदेश रवाना। घाटशिला में मतदान के बाद सभी दलों के जीत के अपने अपने दावे। ईवीएम बजगृहों में सील। बिहार के एग्जिट पोल में सत्ता शीर्ष पर तेजस्वी की नो एंट्री। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने पतरातू में पर्यटन विहार का किया निरीक्षण। राज्य कैबिनेट, रिम्स गवर्निंग बॉडी और बैंकर समिति की होगी बैठक। अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। और राज्य में ठंड ने धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की ठिठुरन। लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में शीतलहर। रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे।